यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर 2020-21 असाइनमेंट द्वितीय माह अक्टूबर कक्षा 12वीं के कॉमर्स विषय वाणिज्य विषय के लेखा शास्त्र के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपके समक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए असाइनमेंट के प्रश्नों दिख रहे होंगे। इन प्रश्नों में हमारे द्वारा थ्योरी के प्रश्न जो वर्णनात्मक रूप से लिखे जाते हैं उनका आंसर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के विषय के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। पहला प्रश्न था, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार कब प्रवेश कर सकता है? इस प्रवेश में क्या प्रभाव होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। साझेदारों के मध्य विद्यमान समझौतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म में साझेदारों का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नए साझेदार को प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से ही दिया जा सकता है, जो अधिनियम 1932 के धारा 31 में दिया गया है। यदि आप लोग धारा और अधिनियम को लिखते हैं तो आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर भी मिलेंगे, इसलिए मैंने इसमें धारा और अधिनियम का वर्णन किया है। अब आते हैं नए साझेदारों के प्रवेश से साझेदारी फर्म में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें पहला प्रभाव है नए लाभ का विभाजन अनुपात की गणना, मतलब सभी साझेदारों के लाभ के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, त्याग अनुपात की गणना। त्याग अनुपात की गणना के अंतर्गत सभी साझेदारों के द्वारा कुछ कुछ % का लाभ की त्याग की जाती है। तीसरा है ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। चौथा है संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन। पांचवा है संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। और छठवां और अंतिम है पूंजी का समायोजन। यह सब प्रभाव नए साझेदारों के प्रवेश होने पर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों का वर्णन या व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, साझेदारी फर्म के विघटन के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला, इसका विघटन के कारण हो सकते हैं आपसी सहमति से विघटन। आपसी सहमति से साझेदारी फर्म को भंग करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। जब साझेदारी फर्म को निश्चित करने वाले अनुबंध समाप्त हो जाता है या साझेदार पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं तो साझेदारी को समाप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारणों से इसे भंग करने के लिए एक समझौता कर सकते हैं। मतलब सभी साझेदार आपसी सहमति के आधार पर साझेदारी फर्म को विघटन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सूचना द्वारा विघटन। यदि साझेदारी व्यवसाय है तो किसी भी एक साझेदार या अधिक एक सरल और उन्नत नोटिस के माध्यम से साझेदारी को भंग कर सकता है। सूचना को उस तिथि को निश्चित करना चाहिए जिस पर विघटन लागू होता है। उचित नोटिस जारी किए जाने के बाद किसी भी व्यक्ति साथी द्वारा इस तरह के विघटन की शुरुआत की जा सकती है। इसका मतलब साझेदारी फर्म के किसी भी सदस्य के द्वारा सूचना देकर साझेदारी फर्म को विघटन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है आकस्मिकताओं के आधार पर विघटन। इसके अंतर्गत आता है दूसरे साथी की मृत्यु, यानी साझेदारी फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर भी साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। किसी एक साथी या एक से अधिक साथियों के दिवालिया हो जाने की स्थिति में, मतलब यदि साझेदारी फर्म के साझेदारों में से कोई दिवालिया हो जाता है तो भी साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तीसरा बिंदु है साझेदारी फर्म की अवधि का समाप्त होना, मतलब कुछ विशेष समय के लिए निर्धारित की गई साझेदारी फर्म वह समय समाप्त होने पर अपने आप विघटित हो जाती है। कुछ फर्मों को कार्यकाल के स्पष्ट दृष्टिकोण के रूप में शुरू किया जाता है जिसके लिए साझेदारी मौजूद होती है। साझेदारी की अवधि पूरी होते ही इस तरह की साझेदारी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। चौथा है साझेदारी बनाने के समय तैयार किए गए समझौते में निर्दिष्ट खंडों के आधार पर आकस्मिकता भिन्न हो सकती है। समझौते में उन शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है जिस पर ऐसी परिस्थितियों को विघटन हो सकता है। चौथा और अंतिम बिंदु है अनिवार्य विघटन।
कुछ घटनाएं फर्म के विघटन को अनिवार्य बना सकती है। उदाहरण के लिए किसी भी घटना में घटित होने को अवैध माना जाता है और इस प्रकार पार्टनरशिप फर्म के लिए अपने कार्यकाल को जारी रखना मुश्किल होता है। और भी बिंदु हो सकते थे बेटे विघटन के, लेकिन यह प्रश्न 75 से 100 शब्दों के बीच में लिखना था, इसलिए सिर्फ 4 और प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है साझेदारी विघटन और फर्म के विघटन के अंतर स्पष्ट करिए। हमारे द्वारा इसको अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। पहला बिंदु है तुलना का आधार, दूसरा साझेदारी का विघटन और तीसरा फर्म का विघटन। तो किस आधार पर दोनों में अंतर होता है? तुलना का आधार है तो पहला होता है अर्थ। साझेदारी विघटन के अंतर्गत एक साझेदारी के विघटन से तात्पर्य साझेदारों और फर्म के अन्य भागीदारों के बीच संबंध में विच्छेद से है। उसी प्रकार फर्म के विघटन के अंतर्गत फर्म के विघटन से तात्पर्य है कि संपूर्ण फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिसमें सभी भागीदारों या साझेदारों के बीच संबंध शामिल है। दूसरा है प्रकृति। साझेदारी का विघटन स्वैच्छिक हो सकता है, मतलब यह स्वयं की इच्छा से हो सकता है। फर्म का विघटन वैच्छिक या अनिवार्य हो सकता है, मतलब यह किसी अन्य के कारण से भी विघटन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है व्यापार। साझेदारी के विघटन के बाद साझेदारी फर्म का व्यवसाय पहले की तरह रह सकता है, लेकिन फर्म का व्यवसाय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु है आर्थिक संबंध। साझेदारी फर्म के विघटन के बाद आर्थिक संबंध जारी रहता है, लेकिन एक परिवर्तित रूप हो जाता है। मतलब साझेदारी फर्म के विघटन के बाद आर्थिक संबंध में परिवर्तन आ जाते हैं और फर्म के विघटन के बाद आर्थिक संबंध का अंत हो जाता है। लेखा शास्त्र। साझेदारी विघटन के बाद पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। फर्म के विघटन के बाद बोध खाता तैयार किया जाता है। खातों की किताबें। साझेदारी विघटन के बाद खातों की पुस्तकें बंद नहीं होती, जबकि विघटन के बाद फर्म की पुस्तकें बंद हो जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्प डेस्क चैनल छत्तीसगढ़ से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।